हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब सही होंगे, अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था लोधी वंश के बारे में, उसी को कंटिन्यू करेंगे आगे। तो जो आज का टॉपिक है बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज का टॉपिक रहेगा हरियाणा में मुग़ल वंश। और इम्पोर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस टॉपिक से जो आपकी पहली जितनी भी विगत परीक्षाएं हुई हैं उसमें क्वेश्चन आया है। ठीक है, कुछ लगा लो परीक्षाओं में मतलब नहीं आया, बाकी जो पिछली जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उसमें इसका क्वेश्चन एक आता है मुग़ल वंश से। तो इसलिए आज कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स। तो टॉपिक है हरियाणा में मुग़ल वंश। स्टार्ट करते हैं। जो हरियाणा में मुग़ल वंश था उसका संस्थापक कौन था। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो इसका फाउंडर है वो कौन है। तो वो कौन है, बाबर। ठीक है, तो हरियाणा में मुग़ल वंश था तो उस टाइम पे जो अगर बोलेंगे उसका संस्थापक कौन रहा था, ये बाबर। ठीक है, तो आपको इतना तो पता चल चुका कि जो इसका संस्थापक है वो कौन रहेगा, बाबर। अब इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। जो ये बाबर था ये एक तरह से मुग़लों का सम्राट लगा लो, मेन था। तो ये कब आया था हरियाणा में, 1525 में। ठीक है, 1525 में बाबर ने क्या किया था, हरियाणा में एंट्री की थी। तो बाबर ने हिसार रियासत को जीतकर हुमायूं को सौंप दिया था, ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये फर्दर आगे पार्ट का ये लगा लो वीडियो का पार्ट है, पर ये पता होना चाहिए कि बाबर का पुत्र कौन था। ठीक है, इसको हम ट्रिक से भी पढ़ते हैं, जैसे बादशाह अलग अलग है तो सबकी अलग अलग ट्रिक्स हैं, तो उस हिसाब से आप पढ़ सकते हो। तो मेरा ये मानना है कि जो मतलब जिसके बारे में हम संस्थापक पढ़ रहे हैं तो उसके बाद उसका ये भी पता होना चाहिए कि पुत्र कौन था। तो ये बताना है कि जो बाबर था, बाबर तो देखो पानीपत के लिए ज़्यादा मेनली जाना जाता है। तो अगर उसने हिसार रियासत दी थी वो किसको दी थी, हुमायूं को। ह से हिसार, ह से हुमायूं, ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, और एक था मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में, हसन खां ना, उसका पुत्र कौन था, नाहर खां। उसको क्या किया था इसने, क्षमा कर दिया था। ठीक है, और परगना क्या कर दिया था, उसको दे दिया था। ठीक है, वो ये सारी की सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे। पहले इसको स्टार्टिंग करते हैं कि टॉपिक कैसे स्टार्ट किया जाए। ठीक है, तो हरियाणा में क्या था, सबसे पहले एक थे मोहन सिंह मंडार। ठीक है, हरियाणा के वीर मोहन सिंह मंडार। मोहन सिंह मंडार का संबंध हरियाणा के कैथल ज़िले से थे। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कि जो मोहन सिंह मंडार हैं वो कहाँ से हैं, कैथल ज़िले से। ठीक है, किसी को ये डाउट नहीं होना चाहिए, सबसे पहली बात तो यही है, क्योंकि ये भी पूछ सकता है। सेकंड, उसने अपने गांव को घेरने वाले बाबर के भेजे हुए मुग़लों को भारी क्षति पहुंचाई। ठीक है, उसने क्या किया था, अपने गांव को घेरने वाले जितने भी क्या थे, कैथल ज़िले को घेरने वाले थे, जितने भी बाबर के द्वारा भेजे हुए मुग़ल थे, उन सारों को क्या किया, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, उनको मारा पीटा, हत्याएं की। तो अपने लोगों को बचाने के प्रयत्न में मोहन सिंह मंडार को क्या कर लिया, फिर कैद कर लिया। तो जब उन्होंने मतलब काफ़ी लोगों को नुकसान पहुंचाया उनके, तो मुग़लों की तरफ से इन्होंने, बाबर ने क्या किया, और मतलब लोग भेजे और उसको क्या करवा लिया, ज़्यादा बल सेना के उसमें क्या करवा लिया, उसको कैद करवा लिया। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि जो ये बाबर था ये बहुत मतलब ये भी शक्तिशाली में आता था। ठीक है, इसने भी जो मतलब आक्रमण किए, मतलब ये लगा लो खून की नदी की तरह। ठीक है, एक वहाँ पे पेड़ भी है जो मतलब ये लगा लो युद्ध के बाद क्या हो चुका था, काला हो चुका था, उसका नाम भी रखा था ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें फैक्ट्स हैं हरियाणा के, जो आप क्वेश्चंस में पढ़ोगे। पहले हम एक तरह से स्टोरी बेस्ड पढ़ते हैं, तो आपको ये याद रखना है कि इसी ने क्या किया था, मैंने आपको बताया था पहले तोप खाने का भी क्या किया था, यूज किया था। ये पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था बाबर ने। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, जब इसने इसको क्या कर लिया, मोहन सिंह मंडार को कैद कर लिया ना, तो मोहन सिंह मंडार को क्या किया, दिल्ली ले गए ये जितने भी थे उनके साथ। तो उनको क्या किया, इन्होंने दिल्ली ले गए। बाबर ने क्या किया फिर, जब इतने लोग इन्होंने मारे, उनके पिटाई की, उनको हराया, तो इन्होंने क्या करना था, इनको छोड़ना था, छोड़ना तो था नहीं। तो जब दिल्ली को लेके आया तो इन्होंने बोला इनको मतलब बुरी से बुरी क्या देंगे, सज़ा देंगे। तो इनको क्या बोला, सजाए मौत का फरमान सुना दिया। पर साथ साथ यह भी कहा गया यदि वे इस्लामिक मतलब धर्म में आ जाते हैं, इस्लाम को कबूल कर लेते हैं, तो उनकी सज़ा क्या कर दी जाएगी, माफ़ कर दी जाएगी। ये बात बोली गई। ठीक है,
फिर क्या हुआ, इस्लाम स्वीकार नहीं करने वाले थे, क्योंकि जो मोहन सिंह मंडार थे मतलब वो एक तरह से लगा लो वीर थे और हिंदू धर्म से थे, तो उन्होंने क्या किया, उनको साफ इनकार कर दिया कि मैं इस्लाम धर्म को कबूल नहीं करने वाला हूँ। तो उसके बाद क्या कर दिया था, इनको सज़ा में मतलब फांसी दे दी थी, मौत के घाट इनको क्या कर दिया था, उतार दिया था। तो ये तो रही मोहन सिंह मंडार के बारे में बात। अब हम ये जो आपको बोला था हसन खां मेवाती, इसके बारे में भी आपको बता देते हैं, ठीक है। ये टॉपिक थोड़ा बड़ा रहेगा, पर ये है कि आपको डीपली पढ़ना है, ठीक है। उसी हिसाब से आपको क्या बनानी है, अपनी अंडरस्टैंडिंग बनानी है, उसको समझना है। खाली नोट्स बनाने से कुछ काम नहीं होता। वीडियो को एक बार ध्यान से सुन लीजिए और उसको एक स्टोरी बेस में ही क्या कीजिए, याद कीजिए। जैसे कि हम किसी नॉर्मल पर्सन से मिलते हैं तो उसके बाद उसके साथ क्या क्या एक्सपीरियंस रहता है, वो सारे का सारे एक तरह से हम मेमोरी में याद रखते हैं। तो ऐसे ही आपको याद रखना है कि मोहन सिंह मंडार थे, वो क्या थे, हरियाणा से थे। हरियाणा में कहाँ से, कैथल से। जब हरियाणा में बाबर का आक्रमण हुआ तो उनकी तरफ से दूत आए और उन पे क्या किया, हमला किया। उसके बाद उनको क्या कर लिया था, अरेस्ट कर लिया था। अरेस्ट करने के बाद बोला कि आप इस्लाम कबूल करते हो तो ठीक है, वरना आपको सजाए मौत दी जाती है। तो उन्होंने बोल दिया कि मुझे कबूल है, और उसके बाद क्या किया था, उनको फांसी दे दी गई थी। ये रही थी किसके बारे में, मोहन सिंह मंडार के बारे में। अब इसी को आप क्या करोगे, कंटिन्यू करोगे, उसको स्टोरी माध्यम से पढ़ोगे। तो हसन खां मेवाती के बारे में पढ़ते हैं हम। 16 मार्च 1527 ईस्वी को हसन खां ने राणा सांगा के साथ मिलकर खानवा के मैदान में बाबर से लोहा लिया। अब 16 मार्च डेट थी 1527 को। 16 मार्च 1527 को क्या हुआ, हसन खां था और उसके साथ कौन था, राणा सांगा। दोनों ने क्या किया, साथ मिलकर खानवा का युद्ध, ठीक है। ये भी आपने पढ़ा होगा, खाना पानी पिया, खाना खाया, चाय पी, और फिर वो ये एक घाघरा, ऐसे युद्ध था ना। ये सारे के सारे क्या थे, ये युद्ध थे। इनकी आपने ट्रिक्स भी कर रखी हैं। तो अभी आपने बस ये देखना है कि जो 16 मार्च 1527 का युद्ध था, ये खानवा का युद्ध था। किन किन के बीच में था ये, बाबर के बीच में। और दूसरी अपोजिट पार्टी में कौन था, हसन खां था। किसके साथ, राणा सांगा के साथ। दोनों ने खानवा के मैदान में बाबर से क्या किया, लोहा लिया। अब बाबर भी कोई वो नहीं था, ये आपको मैंने पहले ही बताया कि वो तोप खाने का यूज करता था, जो कि उस टाइम पे एक एडवांस टेक्नोलॉजी लगा लो कि, क्योंकि उस टाइम पे तोप खाना यूज करना बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि उसमें क्या था, कारतूस या जो बारूद होता है वो डाला जाता है, और वो उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थे। वो पहले क्या थे, तलवारें वगैरह थी, भाले थे, वो तो उन ये लगा लो फैसिलिटी ना होने के कारण तो वो यूज नहीं होता था। मतलब इतना ज़्यादा उन पे के पास भी वो नहीं थी, सुविधाएँ नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया, मतलब अपनी बिहाफ से बहुत ज़्यादा क्या किया, लोहा लिया उनसे, राणा सांगा प्लस हसन खां दोनों ने, ठीक है। अब बाबर को हराना क्या था, मुश्किल था। तो इसी दौरान क्या हुआ, एक तोप का गोला उसने छुड़वाया बाबर ने, और वो हसन खां मेवाती के क्या हुआ, सीने पर लग गया या सीने पर आ चुका। और इस प्रकार हसन खां मेवाती युद्ध में क्या हो गए, वीरगति को प्राप्त हो गए, ठीक है। तो आपको ये भी पता लग चुका कि हसन खां मेवाती को भी किसने मारा था, इसने बाबर ने, और मोहन सिंह मंडार को भी किसने मारा था, बाबर ने। अब दो को हरा चुका था, ठीक है। और राणा सांगा फिर अकेला क्या करता, वो भी क्या हो गया था, उसमें हार गया था, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे क्या कर सकते हो, आप याद कर सकते हो। अब उसके बाद ठीक है, अब पढ़ते हैं थोड़ा सा टॉपिक किसके बारे में, शेरशाह सूरी के बारे में। सारे के सारे ना जो मुग़लों से रिलेटेड जितने भी क्या हैं बातें हैं, वो सारी की सारी वीडियो में क्या कर दी, इंक्लूड कर रखी है। तो आपको ऐसे करना है, जो कुछ टॉपिक होंगे जो मतलब आधुनिक हरियाणा से पहले है, ये लास्ट वीडियो रहेगी मेरे हिसाब से, अगर ये कंप्लीट हो जाती है आज, तो उससे पहले एक दो टॉपिक जो रहेगा वो मतलब अलग से था, तो उसमें पर मेरे को ये लगता है कि वो शॉर्ट्स वगैरह में डाल देंगे, क्योंकि वो ये लगा लो 5 मिनट का 7 मिनट का ऐसे टॉपिक बनेगा। तो इस हिसाब से तो जो मेन टॉपिक्स थे वो मेरे हिसाब से आज कंप्लीट हो जाने चाहिए। कंटिन्यू करते हैं आगे शेरशाह सूरी के बारे में। शेरशाह सूरी नारनौल के रहने वाले थे। उनके मन में मुग़लों के प्रति घृणा का भाव था। तो मुग़लों के प्रति नफ़रत का भाव रखने वाले कौन थे, शेरशाह सूरी। कहाँ के रहने वाले थे, नारनौल के, ठीक है। एक आपको बताया था क्या, मेवात के थे, कौन, हसन खां। कैथल से कौन थे, मोहन सिंह मंडार। ये कहाँ से थे, शेरशाह सूरी नारनौल से। इतनी आपको पता लग चुकी होगी बात। ये मुग़लों के प्रति क्या था, बहुत ज़्यादा घृणा का भाव रखते थे। 1539 में कौन सा युद्ध हुआ था, चौसा का युद्ध।
कौन सा हुआ था, चौसा। और 1540 में क्या हुआ था, एक कन्नौज बिलग्राम का युद्ध। अब इसके बारे में ना थोड़ा थोड़ा मैं शॉर्ट्स में डाल दूंगा, कन्नौज और जो चौसा का युद्ध है, या और जितने भी बीच में युद्ध हैं उनको क्या कर देंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर दूंगा 1-2 शॉर्ट्स में, वो भी आप देख ले सकते हो। इस टाइम बस ये शॉर्टकट में देख लो कि 1539 में चौसा तथा 1540 में कन्नौज बिलग्राम के युद्धों में हुमायूं को पराजित करके हिंदुस्तान छोड़ने पर विवश कर दिया। अब क्या था, आपको ये पता होगा कि 1530 में बाबर की मृत्यु हो चुकी थी। तो ये लगा लो आगे अधिकारी गद्दी पर बैठने वाला कौन था, उसका पुत्र, जो कि मैंने आपको बताया था, उसको क्या दिया गया था, हिसार दिया गया था। ठीक है, तो 1539-40 में क्या था, 2 युद्ध हुए थे, 39 में चौसा का, 40 में कन्नौज बिलग्राम का। तो इसमें हुमायूं को उन्होंने क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था। ठीक है, कुछ वो भी लगा लो, इसकी एक पर्सनल इनकी बात थी हुमायूं की, मतलब ये डर के वहाँ से क्या हो गया था, छोड़ के भी चला गया था। और ये मतलब उस टाइम पे शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया था, इसके पास कुछ सेना वगैरह नहीं थी, ये मतलब भाग भी चुका था। तो उसके प्रयासों से ही मुगल 1540 ईस्वी में, अब आगे आएगी ये बात कि 1540 ईस्वी से 1555 ईस्वी, अर्थात 15 साल है ना, 40 से 55 तक हिंदुस्तान के मानचित्र से गायब रहे। अब क्या हुआ, 15 साल तक ये दिखाई नहीं दिए। किसने आक्रमण किया था, शेरशाह सूरी ने। किसको हराया था, हुमायूं को। इस टाइम पे हुमायूं क्या कर दिया, हरा दिया, तो वो डर के मारे क्या हो चुका, भाग चुका, क्योंकि जान बचाना उसके लिए पहले मायने रखता था। कुछ मैंने मतलब ये लगा लो कि इसकी पर्सनल जो रीज़न रहे थे उनके कारण भी क्या हुआ था, ये मतलब छोड़ने के लिए वो था। और इसने सोचा था कि अब मैं क्या करूँगा, दोबारा हिंदुस्तान में नहीं आऊँगा। हुमायूं को हराने के बाद शेरशाह को रायसीन, अब मतलब जिसको हराया तो उसके बाद क्या हुआ, जो उसका जो एरिया था वो किसके पास हो जाता, शेरशाह सूरी के पास। तो शेरशाह को रायसीन, मारवाड़ एवं कालिंजर ये, ठीक है, ये क्या थे, राजपूत शासकों के कड़े प्रतिरोध। ठीक है, ये आ गया ना, ये रहा। ठीक है, तो मारवाड़ कालिंजर के राजपूत शासकों के कड़े प्रतिरोध का क्या करना पड़ा, सामना करना पड़ा। तो ये उसके बाद शेरशाह के अलग अलग वो थे एरिया में जो अलग अलग शासक थे, और उनके साथ क्या किया, इन्होंने सामना किया, और वहाँ से भी क्या किया, उन्होंने हमले करके उनको भी क्या किया, हराया। ठीक है, तो कालिंजर के युद्ध में बारूद फटने से 22 मई 1545 ईस्वी में शेरशाह की मृत्यु हो चुकी है। रायसीन और मारवाड़ पे क्या कर लिया, जैसे इन्होंने वो किया, और कालिंजर के जैसे राजपूत शासक थे वहाँ पे जाके क्या हुआ, इन पे युद्ध में क्या हुआ, बारूद फटा, और 22 मई 1545 को शेरशाह की डेथ हो चुकी। शेरशाह की डेथ कब हुई, 1545 में। ठीक है, 1539 और 40 में क्या हुआ था, 39 में चौसा का युद्ध, 40 में कन्नौज बिलग्राम का। ठीक है, उसमें क्या किया था, हुमायूं को हराया था। 40 से 55 तक ये दिखानी, तो 45 में क्या होगी, मृत्यु हो चुकी। ठीक है, 1540 से 1545 ईस्वी तक क्या किया, फिर शासन किया। ठीक है, किसने किया, जो मतलब कालिंजर के युद्ध में जीता, उसने अपने शासनकाल में अनेक, अब उसने बोला कि 45, ये जो 1545 तक था ना, जब तक तो इन्होंने शासन किया, किसने, जो भी शेरशाह था। उसके बाद कौन जीता था, जो उस पे उसके बाद रहा था, उसने कब्जा किया। पर कहने की बात ये है कि जिस टाइम पे 1540-45 का ड्यूरेशन टाइम रहा था, टाइम पीरियड रहा था अपने शासनकाल में उसने अलग अलग सड़कें, सराय, अब आपको बताया था नहरों का निर्माण था ना, वो किसने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, उसके बारे में बताया था। तो इनके बारे में सबसे ज़्यादा क्या है, सड़कों के बारे में आपको वर्णन मिलेगा इसका। ठीक है, सराय बनवाई, मुद्रा में डाक व्यवस्था में कई सुधार किए, और भूमि कर व्यवस्था में भी, मतलब टैक्सेशन पॉलिसी कौन सी, ये लगा लो भूमि की। ठीक है, इसके बारे में भी आके इन्होंने कई तरह के सुधार किए। ठीक है, रिफॉर्म्स किए, ये लगा लो किसके बारे में, भूमि और कर व्यवस्था। अब आपको ये भी पता लग चुका प्रॉपर्टी या टैक्स के बारे में, भी कह सकते हो इसके बारे में। और सड़कें बनवाई, ये काम करवाए। 1545 मृत्यु होने के बाद शेरशाह का पुत्र था इस्लाम शाह ने गद्दी संभाली। तो 1552 में इस्लाम शाह की भी क्या हुई, मृत्यु के बाद। अब इस्लाम शाह की मृत्यु हो चुकी, तो शेरशाह का कौन था, पुत्र लगा लो, 12 वर्ष को कई उम्र में इसको क्या कर दिया, शासन बना दिया। लेकिन 3 दिन के बाद ही आदिल शाह था एक, उसने क्या कर दी थी, इसकी हत्या कर दी थी, उस बेटे की भी। और क्या सोचा कि ये तो बच्चा ही है, इसको भी मार देता हूँ, तो शासन कौन करेगा, अब आदिल शाह। ठीक है, आदिल शाह ने क्या किया, बागडोर संभाल लिए। ठीक है, ये रहा था किसका, सारे का सारा
ये उसके बाद ना इसकी भी हत्या हो चुकी थी, मतलब इसको भी मारा था। ऐसे ही था इनका कि जैसे को तैसा पुत्र मारा था, तो आगे इसके भी क्या कर दिया था पुत्र ने। मतलब एक सत्ता के भूखे किसी चीज़ को देखते नहीं है, तो वैसे ही क्या हुआ था इनके साथ हुआ था। तो ऐसे ऐसे क्या रहा था, ये हमारा शेरशाह सूरी के बारे में बताया था। उसका पुत्र था सलाम शाह, और उसके बाद गद्दी में बैठाया था 12 साल का, वो किसने मार दिया था, आदिल शाह ने। उम्मीद है कि यहाँ तक आपका टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद कौन आता है, ये हेमचंद्र विक्रमादित्य। अब ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको पता है, क्योंकि पानीपत की जब लड़ाई हुई थी तो इनका नाम तो आपने सुना ही होगा। और इसको आप बोल सकते हो कि पहले या अंतिम लगा लो इसमें, कि हिंदू शासक क्या थे, यही थे, है ना, ये भी कह सकते हैं एक बात। तो ये जो हमारा क्या था इसमें, हेमचंद्र विक्रमादित्य था, ये क्या था, एक आपको बताया था क्वेश्चन, अंतिम हिंदू सम्राट भी रहा। और कहाँ का था, ये रेवाड़ी का शासक था। ठीक है, तो अंतिम हिंदू सम्राट कौन आएगा, हेमचंद्र विक्रमादित्य। उसके बाद मतलब हिंदू सम्राट नहीं रहे। उसके बाद फिर आपको बताया 1800 के, मतलब इनके बाद क्या होएगी, क्रांति होएगी दोबारा से। वो आपको पता ही है, अंग्रेजों का शासन आने लग गया था। तो अगर अंतिम हिंदू सम्राट के बारे में बात होएगी तो यही था यहाँ पे। कौन था ये, हेमचंद्र विक्रमादित्य। 1556 का चल गया ना अब इसके बाद, तो आगे एक जाटों का विद्रोह आएगा, ठीक है, सतनामियों का विद्रोह आएगा, फिर करनाल का युद्ध आएगा। ठीक है, तो ये वाले आएंगे बीच में। इसके बाद क्या होएगा, फिर अंग्रेज़ों का शासन शुरू हो जाएगा। तो इसमें एक और था कि जैसे कि ये बताते बताते अब ध्यान में आया कि हेमचंद्र के बारे में, जैसे हुमायूं था, हुमायूं ये भाग गया था। ठीक है, शेरशाह सूरी से डर के, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, ये इस पे इसके जो भाई थे ना, उन्होंने भी इसका साथ नहीं दिया था। इसके भाइयों के नाम थे जैसे कि एक था हिंदाल और एक था कामरान। ठीक है, ऐसे ऐसे इनके भाई थे, उन्होंने भी ना इसका हुमायूं का साथ नहीं दिया था। इसी कारण क्या था, ये शेरशाह सूरी ने सोचा कि वो भी मतलब एक सत्ता के भूखे, आपको मैंने सारी बात बता दी वो, कि सत्ता के भूखे पे फिर भाई भाई और बेटा ऐसा कुछ नहीं देखा जाता इसमें। तो उन्होंने भी उनका साथ नहीं दिया था। यही कारण रहे थे कि हुमायूं क्या हो चुका था, वहाँ से जा चुका था, और 15 साल तक वो दिखाई नहीं दिया था। तो हेमचंद्र विक्रमादित्य के बारे में अब कंटिन्यू करते हैं कि पानीपत की दूसरी लड़ाई के प्रमुख नायक हेमचंद्र विक्रमादित्य लगभग 3 शताब्दियों के पश्चात दिल्ली पर मुस्लिम शासन के बाद एकमात्र अंतिम हिंदू राजा थे जो 16वीं शताब्दी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठे कहाँ थे, दिल्ली के सिंहासन पर। ठीक है, अब आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। उसके बाद तो इसके बाद क्या था कि 16वीं शताब्दी के ये थे ना जो दिल्ली की सीट पर बैठे थे, तो एकमात्र अंतिम हिंदू राजा थे 16वीं शताब्दी से दिल्ली के सिंहासन पर बैठे। उन्होंने अपने जीवन में, अब यहाँ पे मिस्टेक हो चुकी है भाई, तो ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से जो लाइन स्टार्ट होगी कि उन्होंने अपने जीवन में 22 युद्ध जीते। ठीक है, देश की अखंडता को कायम रखने के लिए जीवन भर भरसक प्रयत्न करते हुए क्या किया, बलिदान दिया। तो इन्होंने 22 युद्ध जीते, बुद्ध नहीं है भाई ये। ठीक है, तो इसको याद कर लेना कि 22 युद्ध जीते थे इन्होंने। ठीक है, टाइपिंग में जिस टाइम पे वो करता हूँ ना, टाइप करता हूँ, तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत तो देखो वो हो जाता है, ट्रांसलेट करते टाइम पे, तो उसमें थोड़ा एरर हो जाता है भाई। ठीक है, तो उसको कर लेंगे आप सही कि इस टाइम पे क्या था, 22 युद्ध जीते थे उन्होंने। तो इसकी के लिए क्या किया उन्होंने, देश की अखंडता के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए। तो इसमें क्या था, एक अब इसके बारे में ही पढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट है कि अकबर का दरबारी था, क्योंकि इनके बीच में अब क्या होएगा, युद्ध होएगा। आपको पता है कि यहाँ का करीब ये 1552 में ये मार दिया था 3 साल के, उसके बाद इन्होंने शासन किया आदिल ने। तो ये मतलब 1555 के बारे में बारी है। तो 1556 के करीब आपको पता है कि पानीपत का पहला युद्ध होता है, तो उससे रिलेटेड है। अब हेमचंद्र विक्रमादित्य के बारे में बता दिया, और अब हेमू के बारे में, हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर के बारे में। ठीक है, तो अकबर का दरबारी था, क्या था उसका नाम, अबुल फजल। ठीक है, ये बड़ा फेमस है। अपनी पुस्तक थी इनकी, कौन सी थी इनकी पुस्तक, अकबरनामा। तो याद रखना, अबुल फजल किसका दरबारी था, अकबर का। तो अकबर के बारे में लिखेगा ना, क्योंकि अकबर का दरबारी रहा है, तो बुक भी लिखी किसके नाम पे, अकबर के नाम पे, अकबरनामा। ठीक है, और अकबरनामा में
किसके बारे में बात की? हेमू के बारे में बात की। कितनी बड़ी बात है, मतलब एक अगेंस्ट होता है ना, और उसके बारे में बोल देते हैं कि हारने के बाद भी दूसरों की वो बताना, तो वो चीज़ थी इसमें, किसमें? अबुल फजल में। इसने हेमू की प्रशंसा की थी उस बुक में, ठीक है। हेमचंद्र विक्रमादित्य का जन्म राजस्थान के अलवर के पास माछेरी गाँव में, ठीक है। कहाँ हुआ था? 1501 में हुआ था, माछेरी गाँव में। किधर पड़ता है? राजस्थान में। कहाँ है ये लोकेशन? अलवर में, ठीक है। संत पूर्णदास के घर में। कब हुआ? संत पूर्णदास के क्या हुआ? घर में हुआ। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि हिंदू सम्राट थे, तो इनके फादर साहब का नाम, ये उनको क्या बोलते हैं? संत पूर्णदास बोलते हैं। 1501 में हुआ था माछेरी गांव में। कहाँ है? अलवर में। प्रॉपर एक वो लगा लो, स्टेट कौन सा रहेगा? ये राजस्थान, ठीक है। उसके बाद हेमू का परिवार कुछ समय बाद रेवाड़ी के कुतुबपुर में आकर बस गया। अब हरियाणा में तो इसी नाम से जाना जाता है ना, मैं बोलता हूँ कि रेवाड़ी से संबंध था। तो रेवाड़ी से संबंध इसलिए था क्योंकि वहाँ से आके ही यहाँ शिफ्ट हो चुके थे, और जहाँ आप रहते हो तो वहाँ के बारे में आपकी एक इमेज बन जाती है, छवि बन जाती है। तो हेमू का परिवार कुछ समय के बाद रेवाड़ी के कुतुबपुर में आकर बस गया। यहीं आकर हेमू ने संस्कृत, हिंदी, फारसी, अरबी की शिक्षा प्राप्त की। तो इन्होंने ये 4-5 लैंग्वेज थी, संस्कृत भी सीखी, हिंदी भी सीखी, फारसी भी सीखी, अरबी। ये सारी एजुकेशन कहाँ से मिली इनको? रेवाड़ी में आ गए, ठीक है। उन्होंने बचपन से ही कुश्ती व घुड़सवारी का शौक था। 2 ही शौक थे, एक तो कुश्ती का और एक घुड़सवारी का, ठीक है। उन दिनों रेवाड़ी का एक ट्रेडिंग सेंटर था, हब था, व्यापारिक केंद्र था। ईरान के व्यापारियों के लिए प्रमुख मंडी थी। तो एक तो ईरान और एक इराक, इनके लिए बहुत बड़ी मंडी थी, ठीक है, व्यापार करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए। तो हेमू ने बारूद बनाते वाले, ठीक है। तो अब ये क्या था? हेमू ने क्या किया? हेमू ने बारूद बनाने वाले प्रमुख तत्व शोरे का भी व्यापार शुरू किया। तो इन्होंने भी ट्रेड करना शुरू कर दिया। किसका? बारूद बनता है जिससे, इसका शोरे का क्या किया इन्होंने? व्यापार शुरू किया था। शेरशाह को बारूद की आपूर्ति करने में अहम भूमिका निभाई, ठीक है। तो जो क्यों था, शेरशाह सूरी था, तो उनको क्या किया? ये बारूद आपूर्ति करने की अहम भूमिका निभाई। और आपको मैंने बताया था कि जिस टाइम पे शेरशाह सूरी था ना, इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1545 में। और जन्म कब हुआ था हेमू का? 1501 में। तो अब इसमें कन्फ्यूज मत हो जाना कि हाँ मैं मतलब क्या बोल रहा हूँ। ये है हेमू उससे पहले क्या करता था, मतलब जब इनकी उम्र थी 1501 में जन्म हो चुका था, तो 20 के करीब इन्होंने 20-30 की उम्र में क्या किया था? उम्र 20-30 में शोरे का व्यापार किया और शेरशाह सूरी को बारूद की आपूर्ति करने में अहम भूमिका निभाई। पर अगर बोलेंगे ये शेरशाह सूरी के बारे में, तो उससे इन्होंने क्या किया था उनको, मतलब बाबर की मृत्यु के बाद इन्होंने जब हुमायूं को हरा दिया था, तो वो भी देखो ना, उसके बाद क्या हुआ था? वो चला गया था। तो जितना भी तोप खाने का यूज था, जो भी था, वो कौन करता था? शेरशाह सूरी। तो उसके लिए उसको क्या था? रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती थी बारूद की, तो वो कहाँ से अवेलेबल होता था? कौन करवाता था उसको? ये हेमचंद्र, ठीक है। तो ये भी आपको पता लग चुका है, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या हुआ? यहाँ से आखिर 7 अक्टूबर 1556 को भारतीय का इतिहास का विजय दिवस आया, जब दिल्ली के सिंहासन पर सैकड़ों वर्ष की गुलामी के बाद हिंदू सम्राट की स्थापना हुई। तो 7 अक्टूबर 1556 में भारतीय इतिहास में एक विजय दिवस आया कि दिल्ली के सिंहासन पर सैकड़ों साल तक हम गुलामी करते रहे और खुद का हिंदू साम्राज्य में हिंदू सम्राट क्या हुआ? ये हुआ शासनकाल। तो दिल्ली के पुराने किले में वैदिक रीति में हेमू का राज्याभिषेक हुआ। तो इसमें क्या हुआ? दिल्ली का जो पुराना किला था, इसमें वैदिक रीति से, पुराने प्राचीन काल रीति में हेमू का क्या हुआ? राज्याभिषेक, मतलब उनको गद्दी पे बिठाया गया। लगातार युद्ध जीतने के कारण उन्हें विक्रमादित्य की उपाधि दी गई। मैंने बताया था 22 युद्ध के बारे में बताया था ना, इन्होंने जीते थे। तो 22 युद्ध जीतना कितनी बड़ी बात है। तो जिस टाइम पे इन्होंने लगातार युद्ध जीते, तो इनको विक्रमादित्य, मतलब एक तरह से वो लगा लो कि हर जगह जहाँ भी जाता है वहाँ सक्सेस लेके आता है, ठीक है। तो वो वाली काम। पानीपत की सेकंड लड़ाई, ठीक है। अभी क्या हुई, मतलब पहली लड़ाई थी जो वो हो चुकी थी बाबर और किसके बीच में? बाबर के बीच में हुई थी। और दूसरा कौन था? इब्राहिम लोदी के, दोनों के बीच में क्या हुआ? इनके युद्ध हुआ था और इसमें इब्राहिम लोदी क्या हुआ था? मारा गया था। तो उसके बाद क्या था? ये रहा था। तो सेकंड लड़ाई आई थी इसकी 5 नवंबर 1556 को। हेमू को समाचार मिला कि मुगल सेना पानीपत के मैदान में पहुंच चुकी है। तो हेमू ने भी अपनी पूरी सेना के साथ पानीपत के मैदान में
पहुंचकर मुगल सेना को 3 ओर से घेर कर पूरी ताकत से यह किया आक्रमण किया। तो 5 नवंबर 1556 को इनको पता लगा कि मुगल सेना ने पानीपत के मैदान को घेर लिया है। तो हेमू ने अपनी पूरी सेना लेके पानीपत के मैदान में पहुंचा और मुगल सेना को 3 ओर से घेर कर पूरी ताकत से क्या किया, आक्रमण किया। ठीक है, तो अब मुगलों में क्या था, मतलब दूसरी में क्या था, एक तो अकबर हो गया और दूसरा क्या हो गया, ये हेमू हो गया। ठीक है, क्योंकि उसके बाद ये क्या हो गया था, वापस से ये लगा लो, एक तो पहले कौन था, बाबर, फिर कौन था, हुमायूं, और उसका पुत्र कौन था, अकबर। तो ये इधर से ये था। ठीक है, इसके बारे में बता दिया था कि अकबर क्या था, अकबरनामा लिखी थी अबुल फजल ने और हेमू के बारे में प्रशंसा की थी। लेकिन जिस टाइम पे बोला कि पानीपत की तरफ हमला किया तो इन्होंने क्या किया, इनको घेर लिया। तो अब क्या हुआ, मतलब पानीपत में 1556 को हेमू और अकबर के बीच में लड़ाई होगी। हेमू अपने प्रिय हाथी हवाई, अब इसके हाथी का नाम क्या था, हवाई, ये भी पूछ सकता है कि हेमू के प्रिय हाथी का नाम क्या था, हवाई। तो इनके साथ क्या हुआ, सवार होकर शत्रु को ललकारता हुआ सैनिकों का मनोबल बढ़ा रहा था। अकबर को इस युद्ध में पानीपत से 8 मील दूर सुरक्षित स्थान पर रखा गया था और इसको एक तरह से इन्होंने रख रखा था दूर पर, क्योंकि अकबर की ना उस टाइम पे उम्र भी इतनी कुछ नहीं थी, ज़्यादा उम्र का नहीं था ये। इसका एक सेनापति था, उसका नाम था शायद बैरम खान, और बैरम खान ने क्या क्या किया, इसको मतलब एक डायरेक्शन दी थी प्रॉपर। उस टाइम पे इसकी 15-16 साल की उम्र रही थी, तो आप खुद देख लो। ठीक है, तो इसको मतलब अकबर के बारे में बताया कि इसको 8 मील दूर रखा था पानीपत से। ठीक है, जहाँ पर युद्ध हो रहा था, हेमू के एक तीर बाईं आंख में लगा और हेमू के ना उसमें ये लगा लो, बैरम खान ने या कि उसने एक तीर मारा, वो उसकी बाईं आंख में लगा। ठीक है, तो हेमू बेहोश होकर हाथी के होदे में गिर पड़ा। ठीक है, तो वहाँ से क्या हुआ, जिस टाइम पे वो किस पे बैठा था, हवाई पे बैठा था ना, हवाई उसका हाथी था, उस पर सवार होकर उसमें क्या था, होदे पर गिर पड़ा तथा अपनी सेनापति को न देखकर सेना में भगदड़ मच गई। तो एक होता है ना कि उनका एक लीडर होता है, लीडरशिप भी जब भी होएगी ना, अगर उनका क्या रहेगा, प्रॉपर लीडर रहेगा। अगर लीडर के ही घायल या जख्मी हो जाए तो सेना की क्या रहती है, थोड़ी कंडीशन थोड़ी वो हो जाती है, वीक हो जाती है। तो हेमू की विजय पराजय में बदल चुकी थी। जहाँ जीतने का वो चल रहा था जश्न, वहाँ पर आंख में तीर लगने से उनमें थोड़ा एक सनसनी फैल गई और उनको ये लगा कि शायद युद्ध का जो भी वो है वो पलट गया। इस प्रकार एक तीर ने भारत भूमि पर मुगल सत्ता के उखड़े हुए पांव फिर से जमा दिए और जहाँ पर शेरशाह सूरी ने उनको भगाया था, हुमायूं को, उसके पिता को, दोबारा से अकबर के आने से बैरम खान ने उनके साथ क्या किया, हमला किया। और उसके बाद क्या हुआ था, हेमू पराजित हो गए और हेमू को बंदी बनाकर अकबर के सामने लाया गया और उसका सिर धड़ से क्या कर दिया था, अलग कर दिया था। इतनी बेरहमी से इन्होंने क्या किया था, उनको मारा था। तो अब इसके बारे में गांव सोदापुर है पानीपत में, हेमू का वहाँ पे क्या है, एक स्मृति स्थल बना रखा है। हेमचंद्र विक्रमादित्य ने अपने जीवन में 22 युद्ध जीते व 29 दिन तक दिल्ली पर क्या किया, सुशासन किया। क्योंकि गद्दी पर बिठाने के बाद ही 5 नवंबर था ना, 5 नवंबर 1556 को क्या कर दिया था, हमला कर दिया था। ये रही भाई पानीपत की लड़ाई। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। ठीक है, और उसके बाद अब इतना आपको पता लग चुका। उसके बाद क्या था, मतलब जैसे इन्होंने क्या किया था, इनको मारा था, तो अकबर ने गाजी, काफिरों को मारने वाला की उपाधि धारण की। तो उनको बोला कि ये क्या करता था, मतलब ये काफिरों को मारने वाला, ये बोलते थे। अकबर को गाजी के नाम से भी जानते थे। हेमू को कटा हुआ सिर काबुल के दिल्ली दरवाजे पर तथा धड़ दिल्ली के पुराने किले के बाहर लटका दिया। तो ये देखो कितनी इन्होंने वो की, एक तरह से मारने के बाद हेमू का जो कटा हुआ सिर था वो तो काबुल दिल्ली के दरवाजे पर, ठीक है, काबुल का जो दिल्ली दरवाजा है वहाँ पर, और धड़ दिल्ली के पुराने किले के बाहर, ऐसे उन्होंने क्या अलग अलग लटकाया, और ताकि लोगों के दिलों में ये डर पैदा हो सके कि हाँ फिर से मुगल आ चुके हैं। और इसमें क्या था, जो इनका वो था सेनापति, वो बैरम खान ने विरोधियों की सामूहिक हत्या का आदेश दिया कि जो भी हैं उनको इकट्ठा होकर क्या कर दो, मार दो। हेमू के रिश्तेदार व करीबी अफगान समर्थकों को मौत के घाट उतार दिया। और इतना ज़्यादा वहाँ पर ये हड़कंप मचा और इतनी ज़्यादा वो उन्होंने अफरा तफरी में उनकी हत्याएं की। और सारे के सारे जितने क्या थे इनके समर्थक थे अफगान में भी, जो इनके गुणगान गाते थे, उनको भी क्या कर दिया, उन्होंने मार दिया। और उसके बाद आपको ये बताई दिया कि गांव सोदापुर में हेमू का क्या था, कि जो किला था वो क्या था, वो 22 युद्ध जीते थे और 29 दिन तक उन्होंने टोटल शासन किया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे
ये आगे थे बंदा सिंह बहादुर, ये आपको बताना है। तो बंदा सिंह बहादुर थे, ये लगा लो सिखों के बड़े एक गुरुओं के रूप में माने जाते हैं वैसे तो, मतलब इनको भी एक तरह से गुरु के रूप में उपाधि दी गई है। उन्होंने औरंगजेब की मृत्यु से उत्पन्न अराजकता की स्थिति का लाभ उठाया। औरंगजेब की मृत्यु हुई जैसे, अब ठीक है, वो 1600 के करीब हुई थी, वो मतलब हरियाणा से उसका कोई ऐसा कोई लिंक नहीं है, तो इसलिए इसमें नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज़ वो 1607 में ऐसे क्या हुई थी, उसकी मृत्यु जैसे हुई, तो उनके टाइम पे औरंगजेब की मृत्यु के बाद अराजकता की स्थिति थी, तो उनका लाभ उठाया। 1709 ईस्वी में हरियाणा के सोनीपत निकट सहरी खांडा नामक स्थान पर डेरा लगाया। अब क्या हुआ, 1709 में हरियाणा के सोनीपत में क्या है, एक सहरी खांडा नामक एरिया है, विलेज लगा लो, वहाँ पर क्या लगाया किया, बंदा सिंह बहादुर ने डेरा लगाया। सहरी जो ये खांडा है, इसमें बंदा बहादुर की क्या की प्रतिमा बनाई गई। बंदा सिंह बहादुर ने प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए बाज सिंह को सरहिंद, फतेह सिंह को समाना। अब इन्होंने क्या किया, एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए सुचारू रूप से बाज सिंह को तो सरहिंद दे दिया, फतेह सिंह को समाना, तथा विनोद सिंह व राम सिंह को थानेसर का सूबेदार बना दिया। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने 1708 में हरियाणा के सोनीपत में शहरी खांडा में अपना प्रमुख केंद्र बनाया, और वहीं पे क्या था, उनको डेरा लगाया, और डेरे के अंदर ही उन्होंने क्या किया कि एक सेंटर पॉइंट बना लिया, ठीक है। और वहाँ पे अलग अलग 3 डिपार्टमेंट अलग अलग को दे दिए, बाज सिंह जी को सरहिंद, फतेह सिंह जी को समाना, और विनोद सिंह, राम सिंह और को थानेसर का सूबेदार बना दिया। 3 थे, सरहिंद का बाज सिंह, समाना में फतेह सिंह, और थानेसर में कौन थे, 2 थे, विनोद सिंह और राम सिंह। ऐसे उन्होंने क्या किया, सूबेदार बनाए। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने 1708 में हरियाणा के सोनीपत में वो फिर क्या किए, प्रॉपर एक सेंटर पॉइंट बनाया। और आपको ये भी बता चुका हूँ कि जो इनकी प्रतिमा है वो भी है शहरी खांडा के वहाँ पे। अब आगे इनके बारे में ना, अब ये जो और बुक्स हैं या कहीं हैं तो अलग अलग दे रखा है, तो मेरे को ये था कि अगर इससे रिलेटेड फैक्ट है, क्वेश्चन आता है तो इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं। तो ये अलग से टॉपिक में डाला है कि बंदा सिंह बहादुर का संबंध हरियाणा के कहाँ से है, यमुनानगर ज़िले से भी है भाई, क्योंकि उन्होंने यमुनानगर की में क्या है, बिलासपुर तहसील पड़ती है, और बिलासपुर तहसील में क्या है, एक लोहगढ़ एरिया है, लोहगढ़ को अपनी क्या बनाया था, राजधानी बनाया था। लोहगढ़ का किला जो अब हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर पड़ता है, मुगल साम्राज्य के ये बॉर्डर पर ही, मतलब सीमा पर एरिया की, मुगल साम्राज्य के खिलाफ सिखों की पहली राजधानी थी। अब ये क्या थी, मुगल साम्राज्य के खिलाफ सिखों की पहली राजधानी, मुगलों के बाद अगर बोले सिखों की पहली राजधानी कौन सी थी, लोहगढ़ बनाई गई थी यमुनानगर में। और किन्होंने बनाई थी ये, बाबा बंदा सिंह बहादुर ने। लोहगढ़ की राजधानी बंदा सिंह बहादुर जी ने 1710 में लोहगढ़ को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया, और यहाँ गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह के नाम पर के सिक्के भी चलाए। 1710 में लोहगढ़ को, 1708 में उन्होंने क्या किया था, वो 1708 था ना, हाँ 1708 में उन्होंने हरियाणा के सोनीपत के शहरी खांडा में, और उनके एक डेरा लगाया था 1709 में, और सेंटर पॉइंट का बनाया था 1708 में, ठीक है। और 1710 में लोहगढ़ को राजधानी बना दिया था, और वहाँ पर गुरु नानक देव जी के और गुरु गोविंद सिंह जी के सिक्के भी चलाए। ऐतिहासिक महत्व क्या था, लोहगढ़ का क्षेत्र नाहन रियासत हिमाचल के उधर आएगा, भी ये रियासत के पुराने राज्य में पड़ता है, तो यह ऐतिहासिक और पुरातात्विक रूप से महत्वपूर्ण है। तो लोहगढ़ का क्या है, एक एरिया पड़ता है, तो दोनों तरफ से ये क्या है, एक इम्पोर्टेंट पुरातात्विक एक ये लगा लो, एक पवित्र जगह के रूप में लगा लो, ऐसे है ये, ठीक है। तो स्मारक का निर्माण लोहगढ़ में बंदा सिंह बहादुर की याद में एक स्मारक केंद्र भी निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए हरियाणा सरकार ने एक परियोजना विकास समिति भी गठित की है। तो लोहगढ़ में क्या है, बंदा सिंह बहादुर जी के उसमें एक इन्होंने एक स्मृति स्थल या लगा लो स्मारक केंद्र का निर्माण भी करवाने जा रहे हैं। वो देखते हैं कब तक बनता है। वो एक तरह से ये डाटा उठा के मैंने ये भी ली, इसमें क्या कर दिया, टाइप कर दिया। अब पढ़ते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध, तो इसके बारे में भी कर लेते हैं थोड़ा सा। 14 जनवरी 1761 में सदाशिव राव भाऊ तथा अहमद शाह अब्दाली के मध्य युद्ध हुआ। तो कड़े संघर्ष के बाद युद्ध में मराठों की हार हुई। तो इसके बाद क्या हुआ, मराठों की इसमें क्या हुई, हार होगी। इस युद्ध में विश्वास हुआ राव को, सदाशिव राव भाऊ, जसवंत राव, तपोंजी सिंधिया जैसे सरदार तथा लगभग 28,000 सैनिक गाँव में आए, ठीक है। इनके मतलब इसमें जो इस युद्ध में थे, जो विश्वास राव, सदाशिव राव भाऊ, जसवंत, मतलब और बहुत ज़्यादा क्या थे, सैनिक थे जो इनके काम में आए।
मराठा इतिहासकार काशीराज पंडित के अनुसार पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों के लिए प्रलयकारी सिद्ध हुआ। और इसमें क्या हुआ था, मतलब अहमद शाह अब्दाली ने भी पूरा वो लगा लो वो किया, और इसमें जो सदाशिवराव भाऊ थे उनकी क्या हुई थी, हार हुई थी, ठीक है, मराठों की तरफ से। और इनमें बोल सकते हैं कि जो 28,000 सैनिक थे करीब, पर फिर भी क्या हुआ, मतलब एक तरह से पराजित ही हुए। तो उसके बाद ना उस एरिया में मतलब ये लगा लो बहुत ज़्यादा इन्होंने वो किया, इसने अहमद शाह अब्दाली ने। हम ये नहीं कह सकते कि मतलब इतनी ज़्यादा इसने बुरी वो की वहाँ पे भी, जैसे बुरी स्थिति जैसे हेमचंद्र विक्रमादित्य जी थे, उनकी सर धड़ अलग सिर अलग वो ऐसे। तो इन्होंने यहाँ भी बहुत ज़्यादा मतलब मार काट की उस टाइम पे। तो आपको बस इसमें ये याद रखना है कि ये तीसरा युद्ध कब हुआ था और किन किन के बीच में हुआ था, कितने सैनिक थे और इनके मेन नाम, ठीक है। बालाजी बाजीराव इस पराजय को सहन नहीं कर सके और 23 जून 1761 को आकस्मिक मृत्यु को प्राप्त हुए। उसके बाद जो बालाजी बाजीराव थे इसमें वो क्या थे, इस हार को सहन नहीं कर सके और उसके बाद क्या हुआ, 23 जून 1761 को उनकी डेथ हो चुकी, ठीक है। तो उसके बाद मतलब ये लगा लो कि जो मराठाओं के राजा थे ये सदाशिवराव भाऊ और ये इनके मतलब एक तरह से जो वंशज थे वो मतलब 1761 में वो उस युद्ध के बाद उन्होंने बहुत मतलब ये लगा लो मारपीट बहुत ज़्यादा की थी, वहाँ पर हत्याएं बहुत की थी। तो ये बड़े निर्मम थे जो ये मुग़ल थे, तो इनके बारे में यही कह सकते हैं, जो मुग़ल थे ये बड़े ये लगा लो निर्मम और देखते नहीं थे मारते टाइम पे। तो बहुत तरह उन्होंने वो हत्याएं की और धोखे से भी करते थे। देखो जैसे कि आपने अब तक की स्टोरी में पढ़ा है, जैसे कि हेमू के बारे में, ठीक है, और उनमें शेरशाह सूरी थे, वो कई हैं जो मतलब इन मृत्यु के कारण इन्होंने धोखे से क्या किया, उनको मारा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, ये फैक्ट हैं जो आपको मैंने बता दिए हैं। उसके बाद आएगा इसमें एक जाट के नाम से टॉपिक, उसको भी हम क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, ये लास्ट रहेगा। उसके बाद इसको कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। और एक और बात कहना चाहूँगा, इसको इतना टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आपको जो कुछ टॉपिक रहते होंगे जो मतलब 2-2, 3-3, 5-5 मिनट के होंगे, वो मैं शॉर्ट्स में डालने की कोशिश करूँगा। अदरवाइज आधुनिक हरियाणा को स्टार्ट करेंगे। इस बिहार से जो भी जितना मोस्टली ये लगा लो ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कवर अप किया है हिस्ट्री को। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ये है कि उस हिसाब से आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो उसमें आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर कोई मेहनत करता है और ऐसे करवा रहा है इतनी डीपली और ये लगाओ स्टोरी बेस्ड पे, तो आपको साथ देना चाहिए भाई। तो नेक्स्ट है जाट विद्रोह में। जाट मध्यकाल में दिल्ली के आसपास मथुरा, आगरा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा या पंजाब में निवास करते थे। जो जाट थे वो मध्यकाल में दिल्ली के आसपास मथुरा, आगरा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा या पंजाब में निवास करते थे, अलग अलग एरिया में रहते हैं। ये मुख्यतः कृषि करते थे और बलिष्ठ शरीर एवं शौर्य से परिपूर्ण लोग थे। इनका मेन क्या था, एग्रीकल्चर। बलिष्ठ शरीर और शौर्य से परिपूर्ण लोग थे। इन्होंने महमूद गजनवी उसके उत्तराधिकारियों से लोहा लिया और मथुरा आगरा के इन जाटों ने गोकुल के नेतृत्व में, इनका क्या था, एक ये लगा लो गोकुला जाट जी थे, उनके नेतृत्व में क्या हुआ, युद्ध शुरू हुआ। औरंगजेब के अत्याचारों के विरुद्ध 1669 ईस्वी में भयंकर विद्रोह किया गया और इसमें क्या हुआ, बहुत तगड़ा विद्रोह हुआ। विद्रोह को दबा दिया गया और गोकुल शहीद हुआ और उसको विद्रोह को क्या कर दिया, दबा दिया गया। और जो इनमें क्या थे, गोकुल थे मेन इनके लीडर, वो क्या हो गए, शहीद हो गए। लेकिन इस विद्रोह था मुगलों के अत्याचारों ने जाटों को लगातार संघर्ष के लिए प्रेरित किया। इनका क्या काम था, जैसे ये दूसरे थे, इनका कारण था कि औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता और अत्याचार था, इसमें मंदिरों को तोड़ना और हिंदुओं का अपमान था। इस विद्रोह में जाटों ने शुरुआत में अब्दुल नबी खान जैसे मुगल अधिकारियों को शुरू में हराया, ठीक है, और वहाँ की जो सादाबाद छावनी थी उसको क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। लास्ट में गोकुला को उन्होंने पकड़ लिया और वो क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। और 1 जनवरी 1670 में और आगरा में क्रूरतापूर्वक उनको क्या कर दिया, मार डाला गया। उसके बाद भी विद्रोह बंद नहीं हुआ था। उसके बाद भी जैसे वो अलग अलग अत्याचार करते थे, औरंगजेब की धार्मिक नीतियाँ, मंदिरों को तोड़ने, हिंदुओं के अपमान में विद्रोह को हवा देते थे, ये सारे के सारे काम थे। इनके विरोध इन्होंने क्या किया था, ये एक लड़ाई की थी, ठीक है, और गोकुला और उसके सैनिक तिलपत की लड़ाई में मुगल सेना से भिड़ गए थे और जहाँ जाटों की क्या हुई, हार हुई।
ये तिलपत की लड़ाई से रिलेटेड है जो मैंने आपको बताया। लेकिन इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो गोकुल के ब्रिजराज राजा राम चूड़ामन बदन सिंह व सूरजमल के नेतृत्व में यह संघर्ष जारी रहा। और इसमें क्या हुआ, अन्य संघर्ष जन्म हुए और मुगलों के पतन में मतलब इनको एक बार इन्होंने क्या किया, इसमें हराया भी है। ठीक है, तो ये सारे का सारा क्या था 1669 में। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर यही था कि इसमें याद करने का फैक्टर देखेंगे, एक मेन गोकुला जाट था इसमें जो मेन था इनमें। और 1669 में यह क्या हुआ था, औरंगजेब के अत्याचारों के विरुद्ध हुआ था विद्रोह। और आपको बस ये याद रखना कि जाटों का विद्रोह कब हुआ था, 1669 ईस्वी में, मेनली यही आता है। ठीक है, आगे है नेक्स्ट टॉपिक सतनामी। सतनामी मध्य युग के भक्ति आंदोलन की ही उपज थी। मध्य में क्या था, भक्ति आंदोलन था। सतनामी संप्रदाय की स्थापना 1543 ईस्वी में नारनौल क्षेत्र के बिसेर गांव में बीरभान नामक एक भक्त ने के साध के रूप में की थी। 1543 ईस्वी में हुई थी भाई, नारनौल क्षेत्र में बिसेर गांव में। और इनका जो फाउंडर था वो कौन था, वीरभान नामक जो भगत थे उनके रूप में उनको साध कहते थे। ठीक है, कब हुई थी, 1543 में, याद रखना भी ये बात। ठीक है, तो अब इसमें ये ना सोचना कि वो 1761 मैंने पानीपत का विद्रोह पहले करवा दिया, 1669 का मैं जाटों का विद्रोह है जो वो अलग करवा रहा हूँ, तो जो ये वाला है ये बीच में दे दिया 1543 का। भाई ये मतलब ये है ना कि अगर संप्रदाय के बारे में स्टार्टिंग होएगी सबसे पहले कि फाउंडर कौन था तो वो आपको बताना पड़ेगा। तो वही है इसमें कि 1543 ईस्वी में नारनौल के क्षेत्र में था जो बिसेर गाँव में, वहाँ पर बीरभान जी थे, साध के रूप में जाने जाते थे, उनका क्या था, ये फाउंडर थे। किसमें आता है, ये रैदासी संप्रदाय की ही एक शाखा थी। मुगल सम्राट औरंगजेब के समय 1672 में नारनौल के सतनामियों ने विद्रोह किया। और सतनामियों ने भी क्या किया, 1669 में उनका युद्ध हुआ और 1672 में क्या हुआ, नारनौल के सतनामियों ने क्या किया, विद्रोह किया। ठीक है, तो आपको ये भी क्या करना है, याद करना है भाई। इतना कंप्लीट है। उसके बाद एक लास्ट टॉपिक है, ये छोटा सा, ये भी करवा देता हूँ। उसके बाद जो कुछ रहते हैं वो मैं शॉर्ट्स के माध्यम से करवाने की कोशिश करूँगा। आज जो भी इसका ये लगा लो प्राचीन में है, मध्य में है, ये वाला रहेगा। उसके बाद यहाँ तक तो ये मुगल काल कंप्लीट होने के बाद देखो अभी वो ये है आधुनिक हरियाणा स्टार्ट होना चाहिए, तो वो क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। उसके बीच से मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि क्या करेंगे, शॉर्ट्स के माध्यम से बीच में अगर छोटे छोटे टॉपिक हैं वो कवर करवा दूंगा। अगर आपको अच्छा लगता तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं इसमें, कर्नाल का युद्ध। यह युद्ध 24 फरवरी 1739 में नादिर शाह व मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में हुआ था। दो बंदे थे इसमें, एक तो नादिर शाह, दूसरी अपोजिट पार्टी में मोहम्मद शाह रंगीला। इस युद्ध में नादिर शाह जीता और नादिर शाह जो कोहनीर का हीरा था वहाँ पे उसको उठा के ले गया और मयूर सिंहासन लूट के ईरान चला गया। दो चीज़ें लूटी इसने। अब पूछ लेता है कि 1739 में जो नादिर शाह था उसने क्या क्या लूटा, एक तो कोहिनूर का हीरा, दूसरा मयूर सिंहासन। लूट के कहाँ ले गए, ईरान चला गया। महारानी विक्टोरिया मेमोरियल हॉल करनाल में है फिलहाल ये। ठीक है, तो आपको ये भी क्या करना है, आप याद करना है। यहाँ से मेरा जो ये टॉपिक था यहाँ तक मैंने कंप्लीट करवा दिया है। और उसके बाद जो भी रहता है आप उसमें टॉपिक को कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। बाकी जो रहेंगे शॉर्ट उसमें वो मैं कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करेंगे, आधुनिक हरियाणा के बारे में पढ़ेंगे। तो कंप्लीट हो चुका है ये मुगल काल, और उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। देखो एक स्टूडेंट के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ गलतियाँ होती हैं, नया मान के चलो चैनल आपको भी पता है, और इस हिसाब से बोलने का तरीका और उसके बाद प्रेजेंटेशन, उसके बाद ये लगा लो समझाना कितनी बड़ी बात होती है, साथ के साथ उसकी थंबनेल बनाना, वीडियो की एडिटिंग करना, बहुत काम होते हैं। वो एक स्टूडेंट के रूप में अगर आप देखोगे तो आप ये बोलोगे कि इन चीज़ों को साइड करके अपना स्टडी कर ले, पर जो मेरा ये मानना है कि अगर जितना मेरे को आता है तो मैं उतना करवाऊँ। अगर आपको भी लगता है कि हाँ मेरे लायक या कहीं हो, तो हमारा जो ग्रुप है उसमें आप जुड़ सकते हो। उसमें हम मतलब एक तरह से PDF शेयर्स हैं, जो भी है टीचर्स हैं उनके माध्यम से भी करते हैं। हमारे बिहाव से ये है कि जो भी गरीब या वंचित बच्चे हैं, जितना खुद से आता है उनकी मैं हेल्प कर सकूं, ये मेरा मकसद है। और कोई मेरा यहाँ पे कोई ये अलग से कोई ये लगा लो गोल नहीं है। उम्मीद है कि आपको जितना करवाया होगा समझ में आया होगा भाई। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।